हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसमें अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव तथा समष्टियां, ये जो चैप्टर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आराम से, कुछ नहीं करना है आपको। समय भी हालांकि बहुत कम बचा हुआ है। जब आप आज शाम को अपना सेंटर विजिट करने जा रहे हो, या जब आप यात्रा कर रहे हो एग्जाम सेंटर तक जाने की, या अगर आप शाम को खाना खा रहे हो, आपको नींद ना आ रही हो, ठीक है ना, चुपचाप आपको क्या करना है, आपके जो ईयर प्लग्स हैं, है ना, ईयरबड्स हैं, या जो आपका क्या है ईयरफोन है, आप उसको अपने कानों में लगाइए, आंख बंद करके आराम से बैठ जाइए, और मधुर धुनी में जो है मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे आप भजन कीर्तन सुनते हैं, इसको सुनते जाइए। बेटा, जीव तथा समष्टियां, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, पॉपुलेशन यानी कि समष्टि क्या होता है। किसी भी जगह पर अगर आप बात करें, एक वेल डिफाइंड एरिया है, उस वेल डिफाइंड एरिया में, उस विशेष क्षेत्र में, किसी एक निश्चित समय अंतराल पर, ठीक है, निश्चित समय अंतराल पर किसी एक जाति के जीवों की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल पर एक जाति के जीवों की जो संख्या है, उसे क्या कह दिया जाता है बेटा, तो हम उसे कह देते हैं पॉपुलेशन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के लिए परिभाषित होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समुदाय के लिए, या आप कह सकते हैं कि समष्टि के लिए परिभाषित होती हैं। जैसे कोई जीव है, उसकी मृत्यु होती है, कोई जीव है, उसका जन्म होता है, कोई जीव है, वो नर या मादा होता है, पुरुष या महिला होता है। लेकिन जब आप समष्टि की बात करते हैं, तो बच्चों समष्टि में क्या होगा, समष्टि में जन्म दर होगा, ठीक है, समष्टि के लिए मृत्यु दर होगा, समष्टि के लिए लिंग अनुपात होगा। एक साल में कितने लोग पैदा हुए, ये जन्म दर है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये मृत्यु दर है। उस पॉपुलेशन में कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, है ना, महिला और पुरुष, इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा बेटा, तो हम उसे कह देंगे लिंग अनुपात। ठीक है, पॉपुलेशन जो होता है, समष्टि जो होता है, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व में, और समष्टि घनत्व से पहले यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है, पॉपुलेशन एज पिरामिड। आप ऐसे समझिए कि वो आयु वर्ग जो अभी प्रजनन के कार्य में संलग्न नहीं है, जो प्रजनन का कार्य नहीं कर रहा है, तो बच्चों जो प्रजनन का कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा जनन पूर्व आयु समूह। जो अभी प्रजनन के कार्य में संलग्न है, उन्हें कह दिया जाएगा जनन छब आयु समूह। और जो प्रजनन कर चुके हैं, अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें कह दिया जाएगा जननोत्तर आयु समूह। कोई भी ऐसी पॉपुलेशन, कोई भी ऐसी समष्टि जहां पर जो जनन पूर्व आयु समूह है, अगर उसकी संख्या जनन क्षम से ज्यादा है, तो ये एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। अगर दोनों बराबर हैं, तो ये एक स्थिर पॉपुलेशन है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जनन क्षम की जो संख्या है वो ज्यादा है, जनन पूर्व आयु वर्ग की संख्या कम है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक घटती हुई जनसंख्या हो जाएगी, एक ऐसी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, समष्टि घनत्व किसी भी क्षेत्र में, या पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल कितने जीव रहते हैं, इसका जब आप आकलन करते हैं, इसे समष्टि घनत्व कहा जाता है। समष्टि घनत्व को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से बेटा क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समष्टि घनत्व कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप भरतपुर में जो गीली जमीन है, आर्द्र भूमि है, वहां पर साइबेरियन सारस देखें, तो ये जो संख्या है वो 10 से कम हो सकती है, या ये संख्या लाखों में हो सकती है जब आप बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की किसी तालाब में। समष्टि घनत्व के आकलन के अलग अलग तरीके हैं। जो सबसे आसान और सही तरीका होता है, हम क्या करते हैं, संख्या गिनते हैं कि जिस क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या होगी, उसका समष्टि घनत्व उतना ज्यादा होगा। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि संख्या गिन पाना या तो उचित नहीं होता या संभव नहीं होता। जैसे अगर आप बरगद की तुलना पार्थेनियम घास से करेंगे, तो जब आप बरगद के वृक्ष की तुलना पार्थेनियम घास से करते हैं, तो फिर वहां पर आप संख्या नहीं गिनते हैं, आप प्रतिशत आवरण या जैव भार देखते हैं कि जिसका जैव भार ज्यादा होगा उसका समष्टि घनत्व ज्यादा होगा। तो अगर एक बरगद का पेड़ लगा है और 200 पार्थेनियम घास लगी हुई है, तो जो एक बरगद है, चूंकि उसका जैव भार ज्यादा होगा, इसलिए उसका समष्टि घनत्व भी ज्यादा होगा। अगर आपको क्या करना है, मछलियों की संख्या ज्ञात करनी है, आप सापेक्षिक घनत्व के माध्यम से ज्ञात करते हैं। वन क्षेत्र में टाइगर, चीता जो है, शेर जो है, अगर आप इनकी जनसंख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो वहां पर आप उनके पगचिन्ह या मल गुटिकाओं का आकलन करते हैं। समष्टि की वृद्धि कैसे होती है, तो बेटा समष्टि की जो वृद्धि है, पॉपुलेशन डेंसिटी की जो ग्रोथ है, वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो होता है परभक्षण दाब, दूसरा होता है अनुकूलन, और तीसरा होता है भोजन। अगर परभक्षण दाब बहुत कम है, ना के बराबर है, कोई परभक्षी नहीं है,
तो समष्टि घनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। मौसम अनुकूल है, बहुत तेजी से वृद्धि होगी। और अगर साल भर जो मौसम है वो बढ़िया है कि वो ठीक से ग्रोथ कर सकें, ठीक से प्रजनन कर सकें, तो क्या होगा बेटा, वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। ऑलराइट। इसके अलावा जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन भी वो कारक हैं जो समष्टि घनत्व को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसकी वृद्धि या वो घटेगा उसको नियंत्रित करते हैं। जैसे जन्म दर जो है वो समष्टि घनत्व पर क्या करेगा, पॉजिटिव असर डालेगा। ऐसे ही आप्रवासन भी पॉजिटिव असर डालेगा। आप्रवासन का मतलब है कि बाहर से किसी क्षेत्र में आने वाले लोगों की संख्या। मृत्यु दर क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को या समष्टि घनत्व को कम करेगा। उत्प्रवासन भी कम करेगा। उत्प्रवासन मतलब किसी क्षेत्र से कितने लोग चले गए। तो जैसे मान लीजिए किसी भी गांव की आज कुछ जनसंख्या है, साल भर बाद उस गांव की कितनी जनसंख्या होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग उस गांव में आए, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने लोग गांव छोड़कर चले गए। तो इसीलिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है, एक सूत्र है, NT+1 बराबर NT प्लस B प्लस आई माइनस D प्लस C। यानी कि जन्म दर और आप्रवासन का जो योग है, मृत्यु दर और उत्प्रवासन का जो योग है, इसका अंतर ले लीजिए और इसको T समय पर या प्रारंभिक समष्टि घनत्व में जोड़ दीजिए, तो आपको T+1 समय के बाद या बाद में समष्टि घनत्व मिल जाएगा। अलग अलग ग्रोथ मॉडल होते हैं बच्चों। एक होता है चरघातांकी वृद्धि प्रारूप और दूसरा होता है संभार तंत्र वृद्धि प्रारूप। बच्चों जो चरघातांकी वृद्धि प्रारूप होता है यह उन जीवों के लिए है या यह तब लागू होता है जब संसाधन जो होते हैं वो असीमित होते हैं, या आप कहिए कि संसाधन सीमाकारी नहीं होते हैं। इसमें फॉर्मूला हो जाता है आपके पास NT बराबर N0ERT, जहां पर NT क्या हो जाएगा, T समय के बाद समष्टि घनत्व, N0 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्रारंभिक समष्टि घनत्व, R जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, T समय हो जाएगा और E क्या है, लघुगणक प्राकृतिक लॉग का जो है बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तो है कि T समय के बाद कितना हो जाएगा समष्टि घनत्व। लेकिन अगर आप समष्टि घनत्व में बदलाव जानना चाहते हैं, आप यह जानना चाहते हैं कि समष्टि घनत्व में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो बच्चों फिर आपके पास फॉर्मूला होता है dn ओवर dt बराबर r इंटू एन। dn ओवर dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, और b माइनस डी बराबर हो जाएगा r के, तो dn ओवर dt इक्वल टू rn। अगर b का जो मान है वो d से ज्यादा है, यानी b इज ग्रेटर देन d, तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रहा है, समष्टि घनत्व तो बढ़ रहा है। अगर b और d दोनों बराबर हैं तो समष्टि घनत्व तो पहले के जितना ही बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर d की वैल्यू कम हो जाए b से, सॉरी d की वैल्यू ज्यादा हो जाए b से, तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा होगा। r का जो मान है वो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आप नार्वे चूहे के लिए बात करें तो r की वैल्यू होती है 0.015। ठीक उसी प्रकार से अगर आप फ्लोर बीटल के लिए, आटा भृंग के लिए बात करें तो ये वैल्यू हो जाती है 0.12। और इंडिया के अंदर ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो R 1981 में था बेटा, वो वैल्यू होती है 0.0205। तो R की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। ये जो आपका वृद्धि तंत्र है जिसे आप चरघातांकी वृद्धि तंत्र कहते हैं, इसमें जे शेप का आपको वक्र मिलेगा, जे शेप का ग्राफ मिलेगा। बच्चों दूसरा होता है, अगर हम लोग बात करें जिसे हम लोग कहते हैं संभार वृद्धि तंत्र, या आप इसका वर्लस्ट पर्ल वृद्धि तंत्र भी कह सकते हैं इक्वेशन के नाम पर। इसमें बच्चों क्या होता है, ऐसे जो आपके क्या हैं जीव हैं जिनके लिए संसाधन जो है वो सीमाकारी हैं, संसाधन जो है वो सीमित हैं। संसाधन क्या है बेटा, सीमित हैं या असीमित नहीं है संसाधन। अब तो वहां पर यह लागू होता है एस शेप। एस शेप का आपको क्या मिलेगा बेटा, वक्र मिलेगा। कैसा मिलेगा, एस आकार का वक्र मिलेगा। और आप क्या देखेंगे कि के जो होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, के जो होता है यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, ये जो कैरिंग कैपेसिटी है, पोषण क्षमता है, इस पर बहुत कुछ हद तक क्या होगा, समष्टि घनत्व जो है उसकी वृद्धि निर्भर करेगी। ये पोषण क्षमता क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो आप कहेंगे कि कोई भी इकोसिस्टम मैक्सिमम कितने सारे जीवों को सपोर्ट कर सकता है, कोई भी इकोसिस्टम मैक्सिमम कितने सारे जीवों को सपोर्ट कर सकता है, ये वहां का पोषण क्षमता है। जिस दिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है
अगर वो n की वैल्यू k के बराबर हो गई तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, अनंत स्पर्शी मिल जाएगा, एसिम्प्टोमेट मिल जाएगा, जिस दिन n और k बराबर हो जाएंगे। बेटा अगर जाति वृत्त भिन्नता की बात करें तो अलग अलग तरीके के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार से अपने आप को विकसित करते हैं कि उनका जो आर है वो मैक्सिमाइज हो सके, या उनके जीवों की संख्या जो ज्यादा है ज्यादा से ज्यादा रहे। यहाँ पर आर का जो मतलब है वो डार्विनियन फिटनेस से है, बच्चा पैदा करने की क्षमता से है। कुछ ऐसे जीव जो होते हैं वो अपने जीवन में बहुत बार, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं बेटा, बहुत बार प्रजनन करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आप बात करें तो आप ह्यूमन की बात कर सकते हैं, ठीक है, स्तनधारियों की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप बात करें जैसे प्रशांत महासागरी जो सामन मछली है या बांस है, ये अपने जीवन में एक ही बार प्रजनन करते हैं। बेटा कुछ ऐसे जीव होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत सारे लेकिन छोटे छोटे जीव पैदा करते हैं, छोटे छोटी संतानें पैदा करते हैं। इनको कहा जाता है आर चयनित जातियां, आर सेलेक्टेड स्पीसीज। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बेटा आपका ऑयस्टर और पेलेजिक फिश। लेकिन जो स्तनधारी हैं, अगर आप स्तनधारियों की बात करें, बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो ये क्या करते हैं, बड़े आकार के लेकिन संख्या में कम जीव उत्पन्न करते हैं। इन्हें क्या कह दिया जाता है, इन्हें के सिलेक्टेड जातियां कह दिया जाता है, या फिर के चयनित जातियां कह दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमें पढ़ना है, हमें सुनना है समष्टि परस्पर क्रियाएं। कोई भी जीव अपना जीवन यापन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से दूसरे समुदायों के साथ, दूसरी समष्टियों के साथ पारस्परिक क्रियाएं क्रिया करता है। जैसे अगर दोनों जीव एक दूसरे को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों जीव क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पारस्परिक क्रियाएं करने वाली दो जातियां हैं, दो पॉपुलेशन है, दोनों का फायदा हो रहा है, इसको क्या कह दिया जाएगा, सह उपकारिता कह दिया जाएगा। जैसे अगर आप कवक मूल की बात करें बेटा, तो कवक मूल में क्या होता है कि जो रूट है हायर प्लांट की और फंजाई, उनके बीच का एक संबंध है। कवक मूल क्या करता है, प्लांट को भोजन वगैरह अवशोषित कर, जो खनिज पोषण है और जल वो अवशोषित करके दे देता है, रूट से भोजन ले लेता है। या जैसे लाइकेन की बात करें, कवक और शैवाल या फिर नीलहरित शैवाल का संबंध है। नीलहरित शैवाल भोजन बना के देता है, शैवाल भोजन बना के देता है, कवक जो है वो वास स्थान उपलब्ध कराता है, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि कवक जो है वो क्या करता है, अवशोषण का भी कार्य करता है। बहुत सारे पादप और परागणकारियों के बीच में भी क्या होता है, सहोपकारिता संबंध होता है। परागणकारी क्या करते हैं, जो पादप है वहां पे परागण करा देते हैं, और पादप बदले में क्या करता है, उनको अंडे सेने की जगह दे देता है। ऑर्किड और बम्बल बी में अगर आप देखें तो आपको सीडो कपलेशन यानी कि क्या हो जाएगा, छद्म मैथुन देखने को मिलता है। ये क्या है बेटा, आप कहेंगे कि सेक्सुअल डिसिट या लैंगिक कपटता का भी क्या है, उदाहरण है। इसमें ऑर्किड की जो एक पंखुड़ी होती है वो मादा मक्खी की जैसी हो जाती है, तो नर मक्खी उसको मादा मक्खी समझ के क्या करता है, मैथुन करता है। इस प्रक्रिया में अगर आप देखें तो उसको सुख एक जो है ना, आप कहेंगे कि उसका अनुभव होता है और पादप का परागण हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि मक्खी में कोई परिवर्तन हो उसके रंग रूप आकार में, तो फिर उस पंखड़ी को भी अपने रंग रूप आकार में वैसे परिवर्तन करने पड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में नर मक्खी जो है उस पंखुड़ी के पास मैथुन करने नहीं जाएगा और उनका परागण नहीं होगा। दूसरा जो संबंध है कि परस्पर क्रिया करने वाली एक जाति का फायदा होगा, दूसरी जाति का नुकसान होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परभक्षण भी कहते हैं और परजीविता भी कहते हैं। ठीक है, अगर फायदे वाली स्पीसीज का साइज है बड़ा, जिसका साइज बड़ा है उसको फायदा मिल रहा है, और जिसका साइज छोटा है उसको नुकसान हो रहा है, तो इसको कहते हैं परभक्षण। ठीक है, जैसे गाय जो है घास चर जाती, परभक्षण का उदाहरण है। आपने कोई बीज खा लिया, किसी चिड़िया ने कोई बीज खा लिया, ये परभक्षण ही है। या कोई हिरन है उसको शेर ने खा लिया, ये भी क्या है बेटा, परभक्षण ही है। परभक्षण ही वो प्रक्रिया है कि विभिन्न विभिन्न पोषण स्तरों के मध्य, विभिन्न विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य हम ये देख पाते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है, यानी परभक्षण ऊर्जा स्थानांतरण का भी स्रोत है। जैसे अगर आप देखें कि घास को बकरी ने खाया, बकरी को भेड़िए ने, और भेड़िए को शेर ने खाया। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था उसको ट्रैप करने का, उससे भोजन निर्माण का कार्य घास ने किया, और फिर ऊर्जा का स्थानांतरण शेर तक हो गया परभक्षण के द्वारा। परभक्षी जो होते हैं
ये शिकारी जो होते हैं बहुत विवेकी प्रकृति के होते हैं, चतुर होते हैं और कभी भी अति दोहन नहीं करते हैं अपने शिकार का, क्योंकि जानते हैं यदि अगर शिकार खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जो कीटनाशक विधियां हैं या जो पीड़क नाशक विधियां हैं, ये भी क्या है, परभक्षी शिकार रिलेशनशिप पर आधारित है, परभक्षी शिकार संबंध पर आधारित है। कभी कभी क्या होता है कि जब नेचुरल प्रेडेटर नहीं पाया जाता है तो बच्चों नेचुरल प्रेडेटर की अनुपस्थिति में कोई भी जाति बहुत आक्रामक हो जाती है और बहुत तेजी के साथ वृद्धि करती है। ऐसा ही कुछ 1920 में ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, जब प्रिकली पियर कैक्टस बहुत तेजी से फैल गया वहां पर, और बाद में क्या हुआ, एक कैक्टोफेगस, एक कैक्टस बच्ची मॉथ वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तब जाके उसकी जनसंख्या नियंत्रित हुई। बेटा परभक्षी जो होता है वो शिकार जातियों के मध्य स्पर्धा की तीव्रता को कम करता है, और स्पर्धा की तीव्रता को कम करने से क्या फायदा होता है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, वो शिकार जातियां लंबे समय तक जीवित रहती हैं। क्योंकि जब परभक्षी नहीं होता तो शिकार जातियां प्रे स्पीसीज आपस में इतना भयंकर कंपटीशन करती हैं, एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। ऐसा देखा गया कि परभक्षी तारामीन को हटाने पर 1 साल के भीतर 10 से अधिक अकशेरुक जो जातियां थी वो गायब हो गई। ठीक है, 25% के आसपास, लगभग 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं, पादप भक्षी होते हैं। ठीक है, परभक्षण से बचने के लिए क्या हुआ, जंतुओं में और पादपों में अलग अलग तरीके के उपाय हुए। जैसे पादप जो होते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं, या स्ट्राइकनिन, निकोटीन, थीन, कैफीन, इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो केलोट्रोपिस है, मदार है, वहां पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, उससे हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, तो जानवर जो है केलोट्रोपिस को खाने से बचते हैं। जंतुओं में अगर आप देखें तो मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो एक विषैली खरपतवार पे क्या कर रहा था, लार्वल अवस्था में, लार्वल स्टेज में भोजन ले रहा था, तो बहुत डिस्टेस्टफुल हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है, लोग उसको खाने से बीमार हो जाते हैं। तो मोनार्क बटरफ्लाई इस प्रकार से बच जाता है, कोई उसका परभक्षण नहीं करता। इसके अलावा छद्मरंगता या कैमोफ्लेज कि जिस वातावरण में है उसी तरीके के हो जाते हैं। तो मेढक की अगर आप बात करें, इंसेक्ट की अगर आप बात करें, तो उनमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम परजीविता की बात करें, अगेन प्लस माइनस, एक का फायदा एक का नुकसान। फ्री का रहना और फ्री का खाना, परजीविता की पहली पहचान, फ्री का रहना, फ्री का खाना, और ये किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी स्पीसीज में हो सकते हैं। पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के लिए मतलब बहुत होस्ट स्पेसिफिक होता है, और पैरासाइट क्या करता है बेटा, अपने होस्ट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जीवन क्षमता सब कम कर देता है। पैरासाइट होस्ट को कमजोर बना देता है। पैरासाइट जो है उसका रिप्रोडक्शन का रेट आर में कमी ले आता है, जबकि पैरासाइट जो होता है उसका खुद का आर जो है बहुत ज्यादा होता है। पैरासाइट में कोई भी अनावश्यक संवेदी अंग नहीं पाया जाता, हाँ चूसक अंग पाए जाते हैं। और चूंकि ये क्या करता है, डाइजेस्टेड मटेरियल लेता है, तो इसके अंदर पाचन तंत्र का भी लोप हो चुका होता है। अगर ये परजीवी जीव के शरीर के ऊपर रह रहा है तो इसे बाह्य परजीवी कहेंगे, जैसे आपके सर में जुएं पड़ जाना, या जो समुद्री मछलियां उसमें अरित्रपाद, या फिर चिंचड़िया जो है कुत्ते में, या पशुओं में पिस्सू। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इनको इंडो पैरासाइट या अंतः परजीवी कहा जाता है। पैरासाइट जो होते हैं बेटा, ऐसे जंतु जो पैरासाइट के जैसे काम करते हैं उन्हें कह दिया जाएगा पैरासिटिक एनिमल, और ऐसे प्लांट जो एज ए पैरासाइट काम करते हैं उनको कह दिया जाएगा पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जो है वो स्टेम से भी भोजन ले सकते हैं या रूट से भोजन ले सकते हैं। जो स्टेम से भोजन लेते हैं उनको स्टेम पैरासाइट कहा जाता है, जो रूट से भोजन लेते हैं उनको रूट पैरासाइट कहा जाता है। जैसे अमरबेल जो है बेटा वो स्टेम पैरासाइट है, रेफ्लेसिया जो है वो रूट पैरासाइट है। परजीवी के एक या एक से अधिक मध्यस्थ पोषक होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हो ट्रिमेटोड पैरासाइट, ह्यूमन लिवर फ्लूक, तो बच्चों उसमें घोंघा हो सकता है, या फिर आप कहेंगे कि मछली हो सकती है। फीमेल मॉस्किटो जो होता है मादा मच्छर, मादा मच्छर बेटा कभी भी आप कहेंगे कि मादा मच्छर जो है वो पैरासाइट नहीं होता, परजीवी नहीं होता, बल्कि वो प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे रखने के लिए कौवे के घोंसले का इस्तेमाल करती है, और बच्चों इसको कह दिया जाता है अंड परजीविता या ब्रूड पैरासिटिज्म, इसे हम सामाजिक परजीविता भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है बच्चों स्पर्धा। स्पर्धा में क्या होता है, जो दोनों जातियां हैं, दोनों जातियां वो एक दूसरे को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं, दोनों जातियां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि अगर संसाधन असीमित नहीं है, यानी कि संसाधन लिमिटेड है, संसाधन क्या है बेटा सीमित है, तभी होगा
और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होगा। किसके किसके बीच में? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब कंपटीशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जू प्लैंकटन के लिए फ्लेमिंगो और वहां रहने वाली मछलियां, एक पक्षी है फ्लेमिंगो है, दूसरा क्या है? मछली है। ये दोनों जंतु प्लवक यानी कि जू प्लैंकटन के लिए क्या करते हैं? ये बेटा जू प्लैंकटन के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं। ऐसी जाति जिसकी आसन दक्षता अधिक हो, जिसकी चारण क्षमता अधिक हो, उसको उच्च जाति कह सकते हैं। जिसका आर अधिक हो उसको उच्च जाति कह सकते हैं। जिसकी चारण क्षमता कम उसे निम्न जाति कहा जाता है। तो बेसिकली कंपटीशन ये है कि उच्च जाति की उपस्थिति में निम्न जाति का जो आर है, प्रजनन दर है, वो कम हो जाता है, और एक लंबे समय के बाद ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार वो गायब हो जाती हैं। जैसे गैलापागो द्वीप में क्या हुआ कि जब बकरियां लाई गई तो 10 सालों के भीतर जो अबैंडन कछुआ था वो गायब हो गया। ठीक है। स्पर्धी रूप से जो उत्तम बारनेकल था बेलनस, कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि स्पर्धी रूप से उत्तम बारनेकल बेलनस ने क्या किया, स्पर्धी रूप से जो निम्न था, जो घटिया बारनेकल था कैथामालस, उसको गायब कर दिया था। स्पर्धी मोचन कहते हैं इसको। जब सुपीरियर जाति होती है तो इंफीरियर जाति का जो भौगोलिक वितरण होता है लिमिटेड होता है, लेकिन जब वहां से आप उच्च जाति को हटा लेते हैं तो निम्न जाति का जो भौगोलिक वितरण है बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, असाधारण रूप से फैल जाता है। गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, स्पर्धा प्रयोजन नियम है, वो ये कहता है कि अगर दो जातियां कॉमन रिसोर्स के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, कॉमन रिसोर्स का उपभोग कर रही हैं और रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो दोनों जातियां अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती। जो स्पर्धी रूप से घटिया जात है वो अंततः विलुप्त हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मैक आर्थर ने क्या किया था, उसने बताया कि जो फुदकी चिड़िया है उसकी 5 निकटतम संबंधी जो जातियां थी वो एक ही पेड़ पे रह रही थी। इसको क्या कहा जाता है? संसाधन विभाजन कहा जाता है। संसाधन विभाजन में समय या चारण क्षमता को अलग अलग करके क्या करते हैं, जो कॉमन रिसोर्स है उसका उपयोग करते हैं। और आखिरी में पढ़ेंगे बेटा हम लोग सहभोजिता। सहभोजिता में क्या है? एक स्पीसीज का फायदा होता है, दूसरे का नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। हालांकि अंतर जाति परजीविता भी है, जिसमें एक जाति का नुकसान होगा, दूसरे का नो प्रॉफिट नो लॉस। एनसीईआरटी ने इसकी कुछ डिटेल नहीं पढ़ाई है। अरे बेटा अगर सहभोजिता की बात करें तो सहभोजिता में क्या होता है? +0 टाइप का रिलेशनशिप है, एक का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान, दूसरे का नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जैसे अगर आप देखें सी एनिमोन और क्लाउन फिश, तो सी एनिमोन में क्या होता है बेटा? डंक होता है, तो उससे आसपास के जीव डरते हैं। क्लाउन मछली को क्या है? सुरक्षा मिल जाती है। क्लाउन मछली जो है सी एनिमोन के आसपास रहता है, तो क्लाउन मछली का फायदा क्या है कि उसको मिल जाती है सुरक्षा, और सी एनिमोन अपना जीवन जी रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। या जो वृक्ष है और ऑर्किड है, अधिपादप, तो अधिपादप जो होते हैं, जो वृक्षों के ऊपर रहते हैं, ये उस पर लटकते हैं और वायुमंडल से क्या करते हैं? आर्द्रता लेते हैं, तो इनका फायदा हो गया बेटा। लेकिन आम का जो वृक्ष है अपना जीवन जी रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बारनेकल जो है वो वेल की पीठ पर रहता है। बारनेकल जो है वो वेल की पीठ पर रहता है। वेल जा रहा है, उसको भी बारनेकल को नई नई जगह मिल रही है, नई नई भोजन साइट मिल रही है। वेल अपना जीवन जी रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बारनेकल का फायदा हो रहा है। या फिर चारण पशु और बगुला पक्षी। कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर पशु वगैरह चढ़ते हैं उसके बाद पक्षी भी उनके पीछे पीछे कुछ चुग रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, बगुला वगैरह। होता क्या है कि जब ये पशु चल रहे होते हैं तो मिट्टी पलटती है, और मिट्टी पलटने के परिणाम स्वरूप यह देखने में आता है कि जो सॉइल इंसेक्ट है, मिट्टी में जो छुपे हुए इंसेक्ट हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पक्षी उसको खा लेते हैं। तो बच्चों बहुत ही कम समय में हमने ये चैप्टर पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सुनेंगे और आपको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।